हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम पीडीएफ की क्लास लगा रहे थे और पीडीएफ के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में हम डील कर रहे थे। उसका पार्ट सेकंड हम आज अपलोड कर रहे हैं। उसका जो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है आज के लिए वो है ओआरएस मेनली कंटेंट्स। जो ओआरएस होता है जो कि डिहाइड्रेशन में और डायरिया के अंदर प्रमुख रूप से दिया जाता है, तो उसके अंदर मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ शामिल होती है उसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम एंड ग्लूकोज, सेकंड ऑप्शन है सोडियम एंड फ्रक्टोज, थर्ड ऑप्शन है इसका सोडियम एंड ग्लूकोज और फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम एंड फ्रक्टोज। तो ओआरएस के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं, ओआरएस के बारे में मैं आपको डिटेल में क्लास दूंगा। उसके अंदर जो भी उसके अंदर कंटेंट होते हैं वो कितनी मात्रा के अंदर होते हैं, और इसके अंदर से क्वेश्चन बनता है कि ओआरएस के अंदर जो सोडियम है वो कितना होता है, ग्लूकोज है वो कितना होता है, पोटेशियम है वो कितना होता है, कैल्शियम कितना होता है, वो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। वो आपको मैं एक अलग क्लास में बताऊंगा। और लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो क्या होगा, ओआरएस मेनली कंटेंट्स। ओआरएस के अंदर मुख्य रूप से जो चीज होती है वो क्या होती है, तो इसका राइट आंसर है सोडियम एंड ग्लूकोज। जो होता है वो ओआरएस के अंदर एक मेनली कंटेंट के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो है ओआरएस डज नॉट कंटेन। और ओआरएस के अंदर जो कोई खुराक है ओआरएस की, उसके अंदर क्या चीज है, वो क्या कंटेंट है जो नहीं पाया जाता है। तो फर्स्ट आंसर है इसका, फर्स्ट जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है सोडियम क्लोराइड ओआरएस के अंदर नहीं पाया जाता, या सोडियम बाइकार्बोनेट इसके अंदर नहीं पाया जाता, या ग्लूकोज नहीं पाया जाता, या फोर्थ इसका ऑप्शन है कैल्शियम लैक्टेट नहीं पाया जाता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा कैल्शियम लैक्टेट। कैल्शियम लैक्टेट है वो जो ओआरएस है उसके अंदर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है फ्रेश ओआरएस शुड बी यूज्ड इन विद इन। जो ताज़ा ओआरएस का जो घोल अपने तैयार करते हैं उसको कितने समय के अंदर अंदर यूज़ कर लेना चाहिए और कितने समय के बाद उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो 12 हॉर्स है, सेकंड ऑप्शन 24 हॉर्स, थर्ड ऑप्शन 36 हॉर्स और फोर्थ ऑप्शन है 48 हॉर्सेज। तो जो ओआरएस हमने तैयार किया है उसका जो प्रयोग है कितने टाइम के अंदर अपने करना चाहिए, तो 24 हॉर्स 24 घंटे के भीतर भीतर जो उसका उपयोग है वो हमें कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है रूल ऑफ 10 इज यूज्ड फॉर। रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 10, ये कुछ एक ऐसे रूल्स हैं जो अलग अलग कंडीशन के अंदर यूज होते हैं। तो जो रूल ऑफ 10 है, 10 का जो नियम जिसको बोला जाता है, वो किस कंडीशन के अंदर यूज किया जाता है या किस सिचुएशन के अंदर यूज किया जाता है या कौन सी डिजीज के अंदर उसको प्रयोग में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। तो उसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप की जो सर्जरी होती है उसके अंदर रूल ऑफ 10 का प्रयोग किया जाता है, या टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट TOF जिसका फुल फॉर्म होगा टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट के अंदर इसको यूज किया जाता है, या थर्ड ऑप्शन है CSD के अंदर इसको यूज किया जाता है, या फोर्थ ऑप्शन है इसका बर्न के अंदर इसको यूज किया जाता है। तो बर्न के अंदर रूल ऑफ 9 का अपने यूज होता है, सिस्टम है रूल ऑफ 9 है उसका अपने प्रयोग में किया जाता है। या इसका थर्ड ऑप्शन CSD कोरोनरी हार्ट जो डिजीज होती है उसके अंदर इसको यूज किया जाता है, या टेट्रोलॉजी ऑफ फॉल्ट के अंदर यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है रूल ऑफ 10 का जो प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है, तो क्लेफ्ट लिप के अंदर किया जाता है। और रूल ऑफ 10 के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। रूल ऑफ 10 के अंदर अपनी दो तीन चीजें होती हैं, वो इसको इसीलिए रूल ऑफ 10 कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर तीन चार चीजें होती हैं। जैसे जो वेट है क्लेफ्ट लिप के अंदर जिसमें लिप की सर्जरी होती है, और उसके अंदर जो वेट है वो 10 LB होना चाहिए। और जो एज है बच्चे की, जो न्यूबॉर्न की जो एज होती है वो 10 वीक होनी चाहिए। और हार्ट HB जो लेवल है, हीमोग्लोबिन जो लेवल है वो 10 होना चाहिए। और WBC जो होती है, जो काउंट वाइट ब्लड सेल्स के जो काउंट्स होते हैं वो 10,000 से कम होने चाहिए। तो ये रूल ऑफ 10 है क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ जो वेट है वो 10 LB होता है, वीक 10 वीक का होना चाहिए, और 10 ग्राम उसका HB होना चाहिए, और 10,000 से उसकी जो WBC है वो कम होनी चाहिए। तो इसीलिए इसको रूल ऑफ 10 कहा जाता है, और ये क्लेफ्ट लिप की सर्जरी के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है क्लेफ्ट लिप की जो सर्जरी है वो कट एंड होल्ड की सर्जरी है, वो कब की जाती है, वो जो हमने अभी टाइम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है तो 10 वीक पढ़ा है। तो 10 वीक के हिसाब से क्या ऑप्शन हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट है बर्थ, ऑप्शन सेकंड है 3 से 6 मंथ के अंदर, ऑप्शन थर्ड है 6 to 9 मंथ हो गया, और ऑप्शन फोर्थ है 9 to 12 मंथ है। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर आप हमें इजी से बता सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 से 6 मंथ तक इसकी सर्जरी जो की जाती है। नेक्स्ट जो MCQ है वो क्या होगा, विल्म्स ट्यूमर अफेक्टेड विच ऑफ द ऑर्गन। जो विल्म्स ट्यूमर है वो बॉडी के जो कौन सा अंग है उसको वो इफेक्ट करता है या प्रभावित करता है। विल्म्स जो ट्यूमर पाया जाता है तो वो बॉडी का, फर्स्ट ऑप्शन इसका लीवर है, वो लीवर को अफेक्ट करता है। सेकंड ऑप्शन इसका किडनी है, क्या वो किडनी को अफेक्ट करेगा। ऑप्शन थर्ड है यूटेरस, या यूटेरस को ये अफेक्टेड करेगा। और ऑप्शन फोर्थ है स्किन,
क्या ये स्किन को अफेक्ट करेगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है किडनी। जो विल्म्स ट्यूमर है वो किडनी को अफेक्ट करता है और किडनी के अंदर वो डिजीज कोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन्यूरिसिस का मीन्स। एन्यूरिसिस का जो मीन्स होता है वो क्या होता है, उसका जो मीनिंग है वो क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है वॉकिंग इन स्लीप। वॉकिंग इन स्लीप को एन्यूरिसिस कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन है यूरिनेशन इन स्लीप, या जो यूरिनेशन होता है स्लीप के अंदर तो उसको कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड होता है ब्रेथलेसनेस इन स्लीप के अंदर, उसको जो कहा जाता है। या फोर्थ होता है कफिंग इन स्लीप, या स्लीप के अंदर जो कफिंग होती है उसको एन्यूरेसिस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यूरिनेशन इन स्लीप। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आज के लिए, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम इज कॉल्ड। जब बच्चे का बर्थ होता है, बेबी का बर्थ के टाइम जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर डिसेंड होते हैं, लेकिन अगर वो फेलियर हो जाते हैं, जो वर्षण है वो अंडकोश में उतरने में विफल हो जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उस बीमारी को क्या कहा जाता है? तो इसको इम्पोर्टेंसी कहा जाता है, या इसको कास्ट्रेशन कहा जाता है, या इसको क्रिप्टोटोर्काइडिज्म कहा जाता है, या इसको फिमोसिस कहा जाता है, फाइमोसिस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। इसको क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहा जाता है। और इन जो वर्ड्स हैं इनके बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करके बता दूंगा। टाइटनेस ऑफ द परफ्यूज फोर स्किन्स ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड। जो फोर स्किन होती है पेनिस की आगे टिप पे जो स्किन होती है उसको जो क्या कहा जाता है? यलिंग के अगर भाग की चमड़ी या उसको जो जकड़न होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको ओर्काइटिस कहा जाता है, अंडकोश में सूजन या संक्रमण, या प्रोटाइटिस प्रोटेस्ट जो ग्रंथि होती है उसके अंदर सूजन को कहा जाता है, इसको फिमोसिस कहा जाता है, या उसको फोर्थ ऑप्शन जो है बेलेनाइटिस, या लिंग के जो सिर के ऊपर की त्वचा होती है उसके अंदर जलन या सूजन हो रही है तो उसको ये बेलेनाइटिस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा फिमोसिस। फिमोसिस है वो क्या होता है उसके बारे में ये पीछे ऑप्शन में भी वर्ड आया था, तो फिमोसिस के बारे में एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। फिमोसिस पुरुषों में लिंग की जो चमड़ी होती है उसकी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो चमड़ी होती है वो टाइट कसी हुई होती है और इसको अपने पीछे नहीं खींचा जा सकता है। तो नेक्स्ट आज का जो लास्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस। जो टेस्टिस की सूजन है उसको क्या कहा जाएगा? साइटाइटिस मूत्राशय की सूजन कहा जाएगा, ऑर्काइटिस कहा जाएगा, या ओटाइटिस कहा जाएगा, या ओफेराइटिस कहा जाएगा। ओफेराइटिस ओवेरी की सूजन को कहा जाता है, साइटाइटिस है वो मूत्राशय की सूजन को कहा जाता है, या ओटाइटिस जो होता है ईर से संबंधित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ओर्काइटिस है। ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।